बच्चे, गुड इवनिंग, लेट्स स्टार्ट। हम जीएसटी पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक खत्म किया था? लेट्स सी। हमने यहाँ तक कवर कर लिया था कि कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट हैं जीएसटी से, यहाँ तक कवर किया था, राइट। आज हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, हालांकि मैक्सिमम स्कूल्स में ये नहीं होने वाला, ठीक है, कोई इक्का दिक्का स्कूल होगा जो ये सेट ऑफ के रूल्स सिलेबस में देगा, बट इट्स माय ड्यूटी टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आपको परचेज सेल से ऊपर के ट्रांजैक्शन में जीएसटी वो नहीं पूछेंगे मेरे हिसाब से। मैक्सिमम स्कूल्स वोंट बी कवरिंग रिवर्सल, वोंट बी कवरिंग एग्जाम्पशंस, वोंट बी कवरिंग सेट ऑफ्स। जस्ट सिंपल परचेज सेल के ट्रांजैक्शन में जीएसटी कैसे रिकॉर्ड होता है वही है, ठीक है, बट हम सारा करेंगे, डोंट वरी। ओके, सो कमिंग टू सेट ऑफ, कोई बच्चा है जिसको ये रूल्स पता हो? नो मैम, है कोई दिक्कत? पता है, बताइए जी। मिस गर्ग आप बताइए, आपको भी पता है? आपको भी सुन, नहीं नहीं तो बोलना। हाँ हाँ हाँ, ठीक, ओके। सो देखिए, ये जो आप सामने चार्ट देख रहे हैं बहुत कंफ्यूज, मतलब अगर मैं आपकी जगह बच्चा होता है मेरे को भी ये लगता है तो क्यों पागल बना रहे हो, कोई सिंपल तरीका है तो बता दो, ठीक है। सो लेट्स मेक इट सिंपल। आपको इतनी बात पता है हमारे पास तीन तरीके के एसेट होते हैं, तीन तरीके की लायबिलिटी होती है। आपको ये भी पता है कि लायबिलिटीज जो होती है हम एसेट से सेट ऑफ कर लेते हैं, ठीक है, ओके। लेट्स सी, अब हमने करना क्या है। हमारा जो इनपुट आईजीएसटी है, कौन है? इनपुट आईजीएसटी, इसको हम घर का बेटा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये एक, जैसे वो कहानी घर घर की होता है तो जल्दी समझ आ जाता है ना, तो वैसा वाला केस। अब इनपुट सीजीएसटी को लो, ये है घर में सास, कहानी घर घर की। आई नो दिस इज बिट इलॉजिकल, बट आई बेट आपको इससे ये इतना आसान हो जाएगा, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। इनपुट एसजीएसटी जो है ये है बहू, कौन है? ये इसकी बीवी, बहू घर की। हाँ जी, क्या आपको पता है सास बहू की कभी बनती नहीं है? ऐसा मूवीज में दिखाते हैं ना, ऐसा होता है कि सास बहू की नहीं बनती है, करेक्ट, ठीक। तो अब हमें इसको कैसे रिलेट करना है आप वो समझे। अभी मैंने इनपुट 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 लिखा है, क्या आप अग्री करते हैं? इनके अगेंस्ट इनकी लायबिलिटीज भी होंगी, यानी बेटे की अपनी लायबिलिटी भी होगी, एसेट भी है। ये बेटा है, इसके पास एसेट भी है और लायबिलिटी भी है, से यस। ये सास है, इसके पास अपनी एसेट भी है और अपनी लायबिलिटी भी है। तीन बंदे हैं ये, ठीक है, आई मीन दो बंदियां हैं, एक बंदा है, ओके। सो एक आखिरी जो बहू बच गई, इसके पास भी अपनी एसेट भी होगी, लायबिलिटी भी होगी। आई रिक्वेस्ट कि ये बेटा सास बहू का कॉन्सेप्ट लिखें बुक्स में, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ओके। सो इसको याद कैसे रखना है? अभी हालांकि मिस गर्ग ने हमें बता दिया था चीजें, बट स्टिल टू मेक इट सिंपलर, यहाँ पे दो अलग अलग कॉलम्स आप देख पा रहे हैं। एक में लिखा है कि इनपुट जीएसटी जो है, यानी बेटे के जो एसेट है वो बड़े हैं उसकी लायबिलिटीज से यस। कैन आई से ये अमीर बेटा है ना, ये अमीर है रईस, इसके एसेट जो है वो क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू इसकी लायबिलिटी, यानी ये लायक बेटा है, घर में बहुत कमा रहा है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या है? आउटपुट आईजीएसटी इज ग्रेटर देन इनपुट, यानी ये गरीब बेटा है, क्या है? I know I'm sounding bit illogical, but to remember this it is good. अबे हमारे दिमाग को कहानियां याद रहती है, हमारा दिमाग ना पिक्चर बेस्ड होता है, अगर उसे पिक्चर दिखा दो तो वो कभी नहीं भूलता। तो ये चीजें याद रखने की बजाय आप ये स्टोरी याद रखो, ठीक है। एक हमारा अमीर बेटा है, दूसरा कौन है? गरीब बेटा, याद रहेगा।
ओके, अब आप देखो लॉजिकल है, कोई भी इंसान पहले अपने बारे में सोचेगा या दूसरे के बारे में सोचेगा, ये बताओ। अपने बारे में सोचेगा, है ना। ओके, सो हम पहले इस अमीर बेटे पे आते हैं। हाँ बोलो, अमीर बेटे की सिचुएशन क्या है कि इसके पास एसेट ज्यादा है और उसकी लायबिलिटी कम है। तो ये क्या करेगा, अपने एसेट से, ये बेटा अपने एसेट से पहले अपनी लायबिलिटी चुका देगा। हाँ बोलो, लॉजिकल है। और उसके पास पैसे है तो वो पहले अपनी लायबिलिटी, जो उसने जो भी उसके ऊपर लायबिलिटीज होंगी उसे पे करेगा। अगर इस, क्योंकि ये अमीर बेटा है, अब इसके पास पैसे बच जाएंगे, अपनी लायबिलिटी चुकाने के बाद भी इसके पास पैसे बच जाएंगे, तो ये अपनी माँ की भी लायबिलिटी पे कर सकता है, अपनी बीवी की भी पे कर सकता है, किसी भी ऑर्डर में, कोई ऑर्डर नहीं है। किसी को प्रेफरेंस दे सकते हैं क्या, माँ बीवी में से किसी को प्रेफरेंस दे सकते हैं? हमारे, आप माँ को दोगे, अभी शादी होने दो पता चलेगा आपको पीटोगे बीवी से। बट यस, ऑब्वियसली मदर इज अ प्रायोरिटी, बट स्टिल यहाँ पे हम ऐसा रखेंगे कि हम माँ और बीवी में से किसी एक को नहीं चुन सकते, ठीक है। आप किसी की भी लायबिलिटी पे कर सकते हैं इन एनी ऑर्डर, अगर आपके पास अपना पे करने के बाद बचता है तो। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? अब इसको एक और चीज से समझे, ये जो पूरे रूल्स बने हुए हैं ना, इसका एक क्रक्स अगर मैं बताऊं, जब तक बेटे की पॉकेट में पैसे बचे हैं ना, ये दोनों लेडीज अपने पैसे नहीं निकालेंगे, होना भी चाहिए। जब तक इस बेटे की पॉकेट में पैसे बचे हैं, लेडीज विल नॉट यूज मनी। होता है ना ऐसे, इंडियन सोसाइटी ऐसी है कि सारा खर्चे का जो होता है वो मर्द के उस पे होता है, भाई तू कमाओ है, तू पे कर। यहाँ पे हम ऐसा ही ले रहे हैं, क्योंकि ये घर का बेटा है, जब तक इसके पास पैसे बचे हैं, ये अपना एसेट यूज नहीं करेगा, ये अपना एसेट यूज नहीं करेगा, नहीं करना है। जब तक तेरे पास पैसे है तू चुका। लॉजिकल है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब इसने अपनी लायबिलिटी पे कर दी, अब इसके पास पैसे बचे हैं, ये क्या करेगा, बीवी की या माँ की लायबिलिटी पे कर देगा किसी भी ऑर्डर में। से यस, कहने का मतलब जब इसके पूरे पैसे खत्म हो जाएंगे, बेटे के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर ये दोनों अपनी लायबिलिटीज पे करने की सोचेंगे कि चल अब इसके पास नहीं बचा, अब तो खुद ही पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी फिर हम इनपुट सीजीएसटी से आउटपुट सीजीएसटी पे करेंगे, इनपुट एसजीएसटी से आउटपुट एसजीएसटी पे करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें, कभी भी ये आपस में पेमेंट नहीं करेंगे, इनकी नहीं बन सकती। सास बहू की बनी आज तक? ऐसा हो सकता है कि बहू की लायबिलिटी सास पे कर दे और सास की लायबिलिटी बहू पे कर दे? पॉसिबल ही नहीं। ये बेचारा दोनों से पिसता है, ये तो, इसको तो माँ की भी करनी पड़ती है और बीवी की भी करनी, बाप की नहीं बीवी की। Okay, so I know this is bit illogical, but I am damn sure that this will make you very easy, ने कि आप आसानी से याद रख पाएंगे। लॉजिक सीधा सा है इस रूल्स का, जब तक बेटे के पॉकेट में पैसे हैं, लेडीज विल नॉट स्पेंड, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी अपना पैसा बाहर नहीं निकालेंगे जब तक इसका पूरा एसेट यूज नहीं हो जाता। क्या किसी बच्चे को समझ आ रहा है इस रूल के पीछे का लॉजिक क्या है? क्यों ऐसा रूल बनाया गया कि सबसे पहले आपका इनपुट आईजीएसटी का एसेट खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद आप कोई एसेट को छुएंगे? कोई लॉजिक? जैन साहब, मिस गर्ग, कौशिक जी, सोच रहे हो आप? बताओ मिस्टर बोस, तनेजा जी, किसी का दिमाग में? माय माइक, सॉरी। क्या ऐसा लॉजिक हो सकता है? देखिए इसका सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको बताती हूँ। ये जो सीजीएसटी एसजीएसटी होते हैं ना, ये सेम स्टेट पे लगते हैं। हाँ बोलो, सेम स्टेट पे होता है, मतलब आप स्टेट के अंदर अंदर सेल परचेज कर रहे हैं, उस पे होता है। तो वो जो टैक्स का पैसा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ओरिजिन बेस्ड टैक्स का सवाल ही नहीं उठता, एक ही जगह है, सेम स्टेट है ना, विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ है, तो जो भी टैक्स का पैसा है वो सरकार के पास है। अब आते हैं आईजीएसटी वाले में क्या होता है। अगर आप किसी को बाहर सामान भेज रहे हैं, है ना, तो जो इंटर स्टेट जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें क्या नियम होता है कि आधे पैसे तो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, आधे डेस्टिनेशन बेस्ड के होते हैं, है ना। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको देना पड़ता है, डेस्टिनेशन बेस्ड वाले को। तो वो क्या बोलते हैं कि भाई हम देंगे, उससे अच्छा तुम पहले क्रेडिट ले लो, इसे खत्म कर लो,
ये जो तुम्हारी लाइबिलिटीज आ रही हैं, चाहे वो स्टेट की है चाहे सेंटर की है, कोई भी लाइबिलिटी है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पे ना करना पड़े डेस्टिनेशन को। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ में आया? ध्यान से सुनो। अभी हम इतनी बात समझ में आ गई कि सेम स्टेट में अगर सामान बेचेंगे, विद इन स्टेट अगर सामान बिक रहा है तो CGST SGST लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है, सेम गवर्नमेंट है, एक ही स्टेट है, वही ओरिजिन है, वही डेस्टिनेशन है, से यस, तो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया, है ना? आधा स्टेट को मिल गया, आधा सेंटर को जमा करा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जहां बात आती है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन की, जहां बात आती है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन की, वहां पे पूरा टैक्स कहां पे जाता है? IGST, यानी किसके पास जाता है? सेंटर के पास। आपको स्टेट और सेंटर का मतलब तो समझ आ रहा है ना? सेंटर मतलब पूरा कंट्री, स्टेट मतलब छोटा सा है, उतना पता है। ओके, सो अब देखिए होता क्या है कि IGST में, क्योंकि ये सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया हुआ है, इसमें आधा हिस्सा डेस्टिनेशन का है, जिस जगह पे गुड्स पहुंचे हैं, क्योंकि क्या है? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, दूसरे स्टेट का है। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे बोलते हैं कि भाई आपका जो ये इनपुट GST है, इनपुट हमारे पास जो एसेट है, आप पहले इसे पूरा यूज कर दीजिए, ताकि हमें जब, देखो बैलेंस ही देना पड़ता है ना, अगर आप एसेट लायबिलिटी सेट ऑफ कर रहे हो, एक तरफ एसेट है दूसरी तरफ लायबिलिटी है, वो सेट ऑफ हो गई तो सरकार को देना नहीं पड़ेगा ना आगे। तो इसलिए कहते हैं कि भाई तुम पहले इसको एग्जॉस्ट कर दो, ताकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कैन रिड्यूस। यहाँ पे अगर इसका ये एसेट एग्जॉस्ट हो गया तो क्या कुछ जाएगा उसके पास? डेस्टिनेशन गवर्नमेंट के पास नहीं। तो ये लॉजिक है कि भाई क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में पूरा इकट्ठा टैक्स एक जगह पे चला जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि पहले आप इस एसेट को खत्म करो, ताकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कैन बी रिड्यूस्ड विद इन गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? आपसी गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस को कर्ब करने के लिए हमने बोला कि आप पहले इस एसेट को एग्जॉस्ट करें, जब तक ये एसेट आपका एग्जॉस्ट ना हो जाए तब तक आप इन एसेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस इतना सा लॉजिक है। तो आफ्टर IGST इज कंप्लीटली यूज्ड, फिर हम इन इनपुट एसेट्स का यूज करेंगे। आपको बात समझ में आ गई? पहला केस समझ में आया? अमीर बेटे क्या केस समझा? पहले वो अमीर बेटा अपनी लायबिलिटी पे करेगा IGST, फिर भी उसके पास पैसा बचेगा, क्योंकि वो अमीर है। अब उसके पास जो पैसा बच गया उससे वो या तो CGST पे कर देगा या फिर SGST पे कर देगा। अब जरूरी नहीं है कि उसके पास इतना पैसा हो कि वो पूरा CGST SGST की लायबिलिटी चुका दे, ऐसा नहीं होता है, राइट? तो वो पे कर देगा। अब जैसे मान लो अगर सास की जो लायबिलिटी थी वो 100 रुपए की थी, उसमें से 20 बेटे ने पे कर दी, तो खुद सास 80 पे करेगी ना? यस। अगर बहू की लायबिलिटी 70 की थी, उसमें से 10 रुपए इसने पे कर दिए, तो फिर 60 वो खुद पे करेगी, है ना? अब यहाँ पे क्या ऑर्डर आया? बेटे ने पहले अपनी लायबिलिटी पे की, यानी आउटपुट IGST पे किया, उसके बाद उसने चाहे माँ की करी या बीवी की करी, जो भी करा, मतलब चाहे उसने CGST किया SGST किया, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए जो भी आपको। हाँ, कुछ भी नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं, कोई प्रपोर्शन नहीं, यहाँ पे लिखा है इन एनी प्रपोर्शन, करेक्ट? आफ्टर IGST इज कंप्लीटली यूज्ड, देन आप CGST SG एसेट का नाम यूज करेंगे। फिर क्या होगा? ये सास अपनी लायबिलिटी पे कर देगी और बहू अपनी लायबिलिटी पे कर देगी। क्या ये दोनों आपस में लायबिलिटी पे करेंगे? कभी भी नहीं। अच्छा, अब ना एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे मान लो सास की टोटल लायबिलिटी 100 थी, उसमें से 20 इसने पे कर दी, अब कितनी लायबिलिटी रह गई? 80। अगर मैं कहूं कि इसके पास एसेट ही 60 रुपए का है, तो 20 रुपए से क्या होगा? 20 रुपए कैश में पे होगा, 20 रुपए आपको कैश में पे करने पड़ेंगे। जैसे हमने समझा था ना कि आप जो लोगों से कलेक्ट करते हो वो आगे जाके डिपॉजिट करते हो, तो आप सरकार को बोलोगे कि भैया मेरे इतने पे हो गए, अब मैं इतना कैश में पे करता हूँ। सिंपल है। देखो वो तो अल्टीमेटली तो फाइनली सेटलमेंट अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग ईयर होता है ना, तो वो तो है ही, ऐसा थोड़ी है कि हम, लेकिन बैलेंस रहता है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाता है एक साल। हाँ हाँ, करेक्ट।
सो लेकिन अगर कम पड़ता है तो देखो जनरली हमें ना पे करना ही पड़ता है। रीजन बीइंग आप कोई चीज इनपुट पे खरीद के लाए हैं, उससे ज्यादा में ही आप बेचेंगे तो आपका जो इनपुट जीएसटी होगा उससे मोस्टली आपका जो आउटपुट होगा वो बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि जिस रेट में खरीदा उससे ज्यादा ही बेचोगे, तो जो आप जीएसटी पे करके आए हो उससे ज्यादा ही कलेक्ट करोगे। समझ में आ रहा है? क्या कभी ऐसा होता है अंशिका 100 रुपए का सामान खरीद के 70 में बेच दिया? वो एक अलग मुद्दा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल केस, नहीं होता, राइट? सो दैट्स द सिचुएशन। ये बात समझ में आ गई? पहला सिचुएशन क्या है, ये अमीर बेटा है, इसके पास ज्यादा पैसे है, ये अपनी लाइबिलिटी दे देगा, फिर कुछ बचेगा सास की या बीवी की दे देगा, फिर सास और बीवी अपनी अपनी लाइबिलिटी पे कर देंगे। यहाँ पे जो क्रक्स है वो क्या है कि जब तक बेटे की पॉकेट में पैसे हैं ये लेडीज पैसे स्पेंड नहीं करेंगी। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे गरीब बेटा, इसके पास बेचारे के पास अपना ही पैसा नहीं है, तो क्या करें? सास बहू से मांगेगा। ओके, सो ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में क्या होगा। पहले तो ये अपनी लाइबिलिटी पे कर देगा, पर इसके पास पैसे कम है। मान लो 100 की लाइबिलिटी थी, 80 थे, इसने पे कर दिए। अब कितने बाकी हैं? 20। तो अब 20 में क्या करना पड़ेगा? ये अपनी माँ के पास या बीवी के पास जाएगा कि भाई पैसे दे दो। वो क्या बोलेंगे, पहले मैं अपनी लाइबिलिटी पे कर लेती हूँ, कुछ बचेगा तो तेरे को दे दूंगी। लॉजिक, क्योंकि वो उसने भी तो ऐसा ही किया था ना, उसने बोला था मैं पे कर देता हूँ, कुछ बचेगा तो दे देंगे। ये दोनों भी ऐसा ही बोलेंगे कि पहले हम अपना पे कर लेते हैं, अगर कुछ बचा तो वी विल पे योर लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि माँ भी बेटे से प्यार करती है और बीवी भी करती है ना? लड़के से तो दोनों प्यार करते हैं, आपस में प्यार नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। सो कहने का क्या मतलब है कि अगर सीजीएसटी के पास बैलेंस होगा तो वो इसको पे करेगा, अगर एसजीएसटी के पास बैलेंस होगा तो वो इसको पे कर देगा। अगर नहीं है तो फिर कैश में पे करो। अगर आपके पास उतना एसेट नहीं है सेट ऑफ करने को, देन पे इन कैश। व्हाट हैपेंड? फीलिंग हॉट? समझ में आ रहा है अंशिका? यहाँ पे क्या था, इसने अपनी पे करने के बाद इसके पास पैसे बचे हुए थे, इसने या तो सीजीएसटी पे कर दिया या एसजीएसटी विदाउट एनी प्रपोर्शन। और जब तक इसकी पॉकेट में पैसे हैं ये दोनों लेडीज अपने पैसे नहीं लगाएंगे। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी उल्टी है। क्या उल्टी है? यहाँ गरीब है बेचारा, इसके पास अपने ही पैसे चुकाने को नहीं है, तो ये पहले अपनी लाइबिलिटी पे कर देगा। जो भी कम पड़ेगा किससे मांगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी से, बशर्ते उनके पास कुछ हो। मतलब वो क्या बोलेंगे, पहले हम अपनी लाइबिलिटी पे करेंगे, भाई तेरे को कुछ बचा तो दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। याद रहेगा? तो आप इसे नोट करें, एक बार अपने हाथ से लिखें, और इसका पर्पस ये जरूर लिखें कि आईजीएसटी का एसेट सबसे पहले खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है और इसे आगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस कर्ब करने के लिए हम इस एसेट को पहले एग्जॉस्ट कर देते हैं। ये लिखा है सीजीएसटी एसजीएसटी विल नेवर सेट ऑफ ईच अदर लाइबिलिटी, लिखा है ना? ये आपस में अपनी लाइबिलिटीज को कभी भी सेट ऑफ सास बहू की बनती नहीं। अब ये रूल है बच्चे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल बना रखा है, इसके पीछे का लॉजिक कारण कुछ नहीं है, बट दे हैव सेड दैट कि ये दोनों आपस में अपनी लाइबिलिटीज सेट ऑफ नहीं करेंगे। इसका एक लॉजिकल रीजन जो है वो ये है कि भाई आधा इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि ये आधा पैसा सेंटर का है, आधा स्टेट का है, तो ये आपस में कब नहीं करेंगे, सेट ऑफ नहीं करेंगे, हाफ ऑफ प्रपोर्शन, राइट? समझ? ठीक है, आप इतना नोट करें, मैं अभी समझाती हूँ, इतना नोट चलिए लिखे हम ट्रांजैक्शंस लिखे। सो राइट नाउ विल बी सॉल्विंग सम जर्नल एंट्रीज जो जीएसटी बेस्ड होंगी। नॉर्मल जर्नल एंट्री तो आपको आती है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन फॉर्म करूंगी दैट कौन सा, एक्स लिमिटेड लेते हैं। एक्स लिमिटेड ऑफ गुजरात एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अभी मैं सिर्फ परचेज सेल पे इम्पैक्ट लेना सिखा रही हूँ, डिस्काउंट के साथ कैसे होगा। एक्स लिमिटेड ऑफ गुजरात एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, गिव जर्नल एंट्री। ये बंदा कहाँ का है? गुजरात का। तो अब आपने ये देखना है कि अगर ये गुजरात में बेचेगा तो सीजीएसटी लगाना, अगर ये बाहर बेच देगा तो क्या लगाओगे? आईजीएसटी। ठीक है, सो मैं Jan 1 का ट्रांजैक्शन लिखती हूँ।
परचेज्ड गुड्स फ्रॉम शाम ऑफ पंजाब वर्थ ₹10,000, हाँ जी, एट GST रेट ऑफ 18%। गुड्स खरीदे हैं शाम ऑफ पंजाब से वर्थ ₹10,000, GST का रेट है 18। बताइए, हम साथ के साथ सॉल्व करेंगे। देखते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, हम Jan 1 की एंट्री कर रहे हैं। Okay, let me create a format for better presentation rather than just writing journal entries. Should be a proper format. Jan 1 जी, कौन बता रहा है मेरे को एंट्रीज? मैंने पिछले क्लास में सिखाई थी। हाँ, परचेज अकाउंट क्या IGST क्यों? क्योंकि हम दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं, है ना। टू अटक क्यों गए? परचेज इनपुट टू शाम जी, बिल्कुल। कहाँ कैश वर्ड दिख रहा है आपको? क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही हुआ ना। 10,000 का सामान खरीदा, GST रेट है 1800 रुपए, 11,800। नरेशन क्या बनेगी? बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम शाम at 18% GST। चलिए बच्चों, आगे चलिए। Jan 2 पे चलिए। लिख रहे हैं आप, वेट करूं मैं। परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 फ्रॉम रमेश of Surat at 18% GST for cash जी। जर्नल परचेज अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। इनपुट CGST, ओके। आपने ये CGST SGST क्यों लगाया, बताएंगे? क्योंकि सेम स्टेट है, ये भी गुजरात में है और ये सूरत से है, तो गुजराती हो गया। तो आपको थोड़ा सा सिटीज के बारे में पता होना चाहिए, राइट। पता चला बोलो जी सूरत कौन से स्टेट में आता है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी भी चेक हो जाएगी कि आपको पता है क्या कौन से स्टेट में कौन से। हाँ, 50,000 पे 18% कितना हो जाएगा? मतलब 9% सॉरी, 4,500। ठीक है ना। सही होगा। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, नहीं हम नरेशन में लिख सकते हैं, फ्रॉम रमेश फॉर कैश एट whatever% GST भी आप ऐड कर सकते हैं। चले आगे। इतना नोट हो गया कि ना? स्क्रोल आप लिख रहे हैं अंकित, जल्दी लिखे, थोड़ा सा स्क्रोल। Jan 4 sold goods
costing 10,000 after adding 20% profit on sales at 18% GST। चलो बताओ, खुद से करो इसको। आपको बोला है कि 10,000 का सामान था, आप 20% ऑन सेल्स आपने प्रॉफिट ऐड किया और आपने उसे बेच दिया। कुछ नहीं बोला है तो अज्यूम सेम स्टेट, क्योंकि पार्टी का नाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं बोला है, तो अज्यूम सेम स्टेट एंड अज्यूम कैश। तो अब आप मुझे बताएं कि कैसे एंट्री हो। देखो पार्टी का नाम भी नहीं है तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे, कैश ट्रांजैक्शन है। तो आप मुझे बताएं कि कैसे एंट्री। पहले तो प्रॉफिट निकालो, सेल वैल्यू क्या आ रही है, जीएसटी फिर लगा। हाँ गलत, प्रॉफिट ऑन सेल्स है, ध्यान से पढ़। क्या 360? व्हाट 360? कैसे, हाउ कम 360? करो करो, ट्राई करो। मैंने आपसे कहा कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। 10,000 का सामान आपने खरीदा था, उसको 20% के प्रॉफिट पे, प्रॉफिट सेल पे, कॉस्ट पे नहीं, सेल प्राइस पे 20% का प्रॉफिट लगा के बेच दिया और 18% की जीएसटी। बताए मैम इज वेटिंग। बच्चों ये करा रखा है ना, व्हाट इज द, क्या अजम्पशन की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला दिया था ना। अगर आपको सेल पे प्रॉफिट निकालना है तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, घर जाके किताब ही नहीं खोलनी, ऐसे निकम्मे बच्चे। ये घर जाके पढ़ ले, याद कर ले, भूल जाते हो सारा। अंशिका इतना टाइम जरूरत नहीं है इतना कुछ करने की। 10,000 into 20/80 will give you profit। 80 क्यों, 2500 रुपए का प्रॉफिट है, 2500। पर इतना टाइम क्यों लग रहा है, मेरे को लगा 20/80। ओके लेट्स सी। देखो ये मैंने आपको करवाया हुआ है, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन अगेन फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू रिकॉल। So if I talk about cost of the goods, it is 10,000. Say yes. If I talk about the profit, it is 20% of sale price. Say yes. 20%. Cost plus profit will give you sales. हाँ बोलो। अब आपके पास सेल्स वैल्यू है ही नहीं, तो जो वैल्यू नहीं है उसका 20% लाए कहाँ से, क्या ला सकते हैं, नहीं। आई विल अज्यूम कि मेरा सेल्स प्राइस 100 है, कितना है, तो अगर ये 100 है तो ये 20 है, से यस, तो मेरा कॉस्ट कितना हो गया 80। समझ में आ रहा है? ओके लेट मी एक्सप्लेन अगेन, डोंट वरी। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल होता है, ये एग्री करते हो? मैम को इतना सही बोला मैम ने। आपको बोला है कि गुड्स की कॉस्ट है 10,000, उस पर 20% प्रॉफिट लगाया। आदित्य आप भी सुनेंगे, आपने 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला हुआ है। बच्चों अगर ये कॉस्ट पे होता तो हम क्या करते, डायरेक्टली 10,000 का 20% 12,000 हम बोल देते हमने 12,000 में सामान बेच दी, पर ऐसा नहीं बोला है। आपको बोला 20% ऑन सेल प्राइस, बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव सेल प्राइस।
हमारे पास तो सिर्फ कॉस्ट है, तो जो चीज है ही नहीं उसका 20% में कहाँ से लाऊं? तो मैंने 100 अज्यूम किया, आप x भी अज्यूम कर सकते हैं, जिसको x से समझ में आता है मैं वो भी करके दिखा दूंगी। फिलहाल मैंने क्या अज्यूम किया कि मेरी सेल कितनी है 100। अब मैंने 100 इसलिए अज्यूम किया क्योंकि परसेंटेज हमारे 100 के टर्म्स में होते हैं। सो अगर सेल 100 रुपए की है तो 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि सेल का 20% प्रॉफिट है। सही है। तो कैन आई से सेल्स माइनस प्रॉफिट गिव्स मी कॉस्ट विच इज 80। हाँ बोलो ना। सो नाउ 80% अमाउंट आपके पास है जो कि 10,000 है। सो 20% अमाउंट क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब कोई ये तो नहीं बोलेगा मैम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिखा दो, जाओ 7th-8th क्लास में वापस। 10,000 इंटू 20/80। अब आपको पता चला मैंने वहां क्यों 20/80 किया था। ये फॉर्मूला कहाँ से आया अंशिका? ये तो पढ़ाया था ना हमने। फॉर्मूला आया कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट। यानी अगर आपको वो कॉस्ट देके कहते हैं कि सिंपली 20% का प्रॉफिट है तो आप कॉस्ट इंटू 20/100 कर दीजिए। अगर वो कहते हैं कि सेल पे लगाइए तो 100 माइनस आर करके फॉर्मूला बना। जिसको फॉर्मूला याद नहीं रहता आप अजम्पशन लो। समझ में आ रहा है? एक्स से भी समझो। अब मेरे पास सेल नहीं है, मैंने इसको एक्स ले लिया। सही है। आदित्य कहाँ ध्यान है? सेल्स एक्स है तो प्रॉफिट 0.2x हो गया, तो ये 0.8x हो गया। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। 0.8x इज इक्वल टू 10,000। x इज इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाय 0.8। सेल प्राइस मिल गई आपको। सेल प्राइस मिल गई तो इसका 20% कर दीजिए, प्रॉफिट मिल जाएगा। 100 वाला आसान था ना, 100 वाला कीजिए। पूछो। हाँ, अगर सेल्स पे प्रॉफिट लगाना है तो चलिए। अब आपके पास सेल प्राइस आ गई 12,500 रुपए की। सो अब इस 12,500 पे बच्चों आप वो लगाइए जीएसटी। क्वेश्चन छोड़ दे रही हूं मैं। 12,500 पे 18% और सेम स्टेट तो 9%। कैश अकाउंट डेबिट इनपुट, सॉरी सेल्स है ये तो, कैश टू सेल्स। पता नहीं बच्चे, मैं कैलकुलेट करूंगी अभी। आउटपुट सीजीएसटी, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, लेट मी एंटर फर्स्ट। ओके, सो सेल्स प्राइस हमारी 12,500 आई, हमने कैलकुलेट करी। अब इस पे लगाओ जीएसटी आप 9% का जीएसटी। बाबू वो तो 10,000 में लग गया ना लाला। 12,500 तेरी सेल प्राइस तूने कैलकुलेट कर ली, 10,000 की तो कॉस्ट थी। अभी और प्रॉफिट कर ले रही हूँ बाबू, एक मिनट। तो गलत ना 1125 बोलना। देखा, मेरे को पता था गलत ही बोल रहा होगा। वन फोर सेवन कैसे? मैम 10,000 के बाद आपने आफ्टर 20% प्रॉफिट सेल्स के ऊपर 20% प्रॉफिट लगाया था, ये मतलब है? हाँ यही मतलब है। ओके, विल डिस्कस, यू वेट आफ्टर क्लास, आई विल एक्सप्लेन। बच्चों चलो एक सेल का और ट्रांजैक्शन करते हैं, देन विल वाइंड अप। तनेजा जी आप ओके मैम जितना जोश में बोलते हो ना, बाकी काम भी उतना ही जोश में। सोल्ड गुड्स टू जैन ब्रदर्स ऑफ हापुड़ worth rupees 90,000 at 18% GST। हापुड़ कौन से स्टेट में है? गुजरात में नहीं है, कहाँ है? हम गुजरात के बाहर है। यूपी 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 यूपी।
कुछ भी। चलिए कौन बताएगा? जैन साहब आप बताइए ये ट्रांजैक्शन ऐसे क्यों कर रहा है? सोल्ड गुड्स टू, अच्छा ठीक है, खाली इसकी एंट्री बता। सोल्ड गुड्स टू जैन ब्रदर्स 90,000, दैट्स इट। 90,000, बाकी कुछ मत बता, जीएसटी भूल जा। हाँ अरे शांति रखो, रुको। हाँ बता, रुको रुको। इज दिस अ कैश ट्रांजैक्शन? गलत तू उसका सुन के बोल रहा है। क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है? बताओ, इज दिस अ कैश ट्रांजैक्शन? तो फिर कैश कहां से आया? तो जैन ब्रदर को सामान बेचोगे तो क्या एंट्री करोगे? तो वेट करके कोई बोलेगा तो मैं बोल दूंगा। ये एंट्री होती है नॉर्मल। अब बस हमें यहाँ पे साथ में जोड़ना है टू आउटपुट्स, दैट्स इट, यू आर डन। सामान कितने का बेचा? 90 का। उस पे 18% कितना हो जाएगा? 16162, am I करेक्ट? टोटल 106,200, 126 नहीं, फिर गलत बोल रही है। 162 नहीं, 1062 आ रहा है। अच्छा अच्छा ओके, मैं सोचा ये टोटल बता रही है मुझे। समझ में आया बच्चों आपको? चलिए जी, तो विल वाइंड अप टुडेज क्लास। यहाँ पे आपका सिंपल जीएसटी परचेज सेल में खत्म होता है। जर्नल में अगर हम बात करें तो मोस्टली स्कूल्स विल कवर दिस ओनली, परचेज सेल में कैसे एंटर करते हैं जीएसटी को। अगर किसी के स्कूल में रिवर्सल या कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसी के में भी नहीं आ रहा है, सो अब सिंपल जीएसटी कैलकुलेशंस है आपके सिलेबस में। आप एसेट बाय करते हैं तो भी ऐसे ही एंट्री होगी। जैसे मान लीजिए आपने मशीन खरीदी, उस पर 18% जीएसटी दिया, तो मशीनरी जीएसटी टू कैश, टू पार्टी, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये जीएसटी वाला जो जर्नल में पार्ट है खत्म होता है। सिंपल कैलकुलेशंस ऑफ जीएसटी। नाउ विल बी मीटिंग ऑन व्हाट? आज क्या है? अरे तारीख नहीं पूछ रही, आज दिन कौन सा? थर्सडे। So we'll be meeting on Saturday. That's all for the day. Thanks for joining. Bye bye.